नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम यादव डिगआउट पर आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर। आज तारीख 10 सितंबर। काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों को कहानी सुनाई हुए, तो सोचा क्यों ना आज आपको एक कहानी सुना दूं। मौसम काफ़ी अच्छा था, तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सबको पता है कि भारत में काफ़ी तरह की एजेंसियाँ हैं, जैसे कि CBI हो गया, IB हो गया, NIA हो गया। उसके अलावा आपका रॉ हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब रॉ का काम क्या है? तो रॉ का काम ये है कि रॉ अपने एजेंट्स को यानी अपने जासूसों को अलग अलग कंट्रीज़ में यानी कि ख़ास तौर पे दुश्मन देशों में डिप्लॉय करती है, ताकि वो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके भारत सरकार को और भारत को भेज सकें। तो एक तो इन लोगों को हम क्या कहेंगे? बहादुर कहेंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं देखूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गद्दारी करते हैं, मतलब भारत के सीक्रेट दस्तावेज़ और भारत की खुफिया जानकारी वो दुश्मन देशों के साथ साझा करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं तो गद्दार कहूँगा, और शायद आप लोग भी गद्दार ही कहेंगे। ऐसी एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी एक महिला की कहानी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज से करीब 10 साल पुरानी ये बात है, यानी 2010 की अप्रैल का महीना, 24 तारीख। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पेशल सेल का जो गठन है वो खास तौर पर टेररिज्म से निपटने के लिए किया गया था। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ऊपर से आदेश मिलता है कि आप IGI एयरपोर्ट पहुंचिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वहां पर एक लेडी आ रही है, आपको उसको अरेस्ट करना है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सिविल ड्रेस में IGI एयरपोर्ट पहुँचती है। वहाँ से एक लेडी बाहर निकलती है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उन्हें गिरफ्तार करती है, गाड़ी में बिठाती है और वहाँ से सीधा उनको लोधी रोड पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में लेकर आती है। इस बीच रास्ते में वो लेडी बार बार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो अफसर थे उनसे बार बार कहती, उनसे बार बार पूछती कि आप लोग कौन हैं, मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। मैं इंडियन हाई कमीशन में हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करती हूँ, सेकंड सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करती हूँ, मुझे क्यों उठाया गया है। लेकिन उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अभी माधुरी गुप्ता है कौन और इनको उठाया क्यों गया, इनकी तमाम सारी ये कहानी अब आप आगे सुनेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। माधुरी गुप्ता की कहानी है कि माधुरी गुप्ता दिल्ली की रहने वाली थी और इनके पेरेंट्स साउथ दिल्ली में रहते हैं। माधुरी गुप्ता का एक भाई है जो US में जॉब करता है। तो माधुरी गुप्ता को शुरू से ही जासूस बनने का शौक़ था। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी, इंटेलिजेंट थी। जासूस तो नहीं बन पाती है, लेकिन पढ़ लिख कर फिर इनकी जो नौकरी है, इनकी जो जॉब है, वो फॉरेन मिनिस्ट्री में लगती है। फॉरेन मिनिस्ट्री में जॉब लगने के बाद माधुरी गुप्ता की जो पोस्टिंग थी, जो तबादला था, वो बगदाद, कुआलालंपुर में किया जाता है। उसके बाद फाइनली 2007 में माधुरी गुप्ता की पोस्टिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद की इंडियन हाई कमीशन यानी इंडियन एम्बेसी में इनका तबादला किया जाता है। अब 2007 में माधुरी गुप्ता पहुंचती हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी के अंदर। बतौर प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ बनाकर इनको भेजा जाता है। इसकी वजह ये थी कि इनको उर्दू काफ़ी अच्छी थी। उर्दू इसलिए अच्छी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इनको जासूस बनने का काफ़ी शौक़ था। तो बाकायदा उर्दू सीखने के लिए इन्होंने एक ट्यूटर रखा हुआ था। उसके अलावा इनकी फ़ारसी भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि JNU से यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने फ़ारसी भी सीखी थी। तो इनका तबादला पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया जाता है, इंडियन हाई कमीशन, इंडियन एम्बेसी में किया जाता है। 2007 में पाकिस्तान पहुँचती और इनका काम था, जो इनको काम दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये कि आपको पाकिस्तान में छपने वाले तमाम उर्दू न्यूज़पेपर्स को ट्रांसलेट करके उसमें से भारत के बारे में ख़बरें निकालें और उन ख़बरों को आप हिंदुस्तान भेजें। ये ख़ास तौर पे इनका काम था। उसके बाद ये इनको काम दिया गया था। तो इंडियन एम्बेसी के अंदर पाकिस्तानी जो पत्रकार थे, पाकिस्तानी मीडिया के जो लोग थे, उनका भी आना जाना था इंडियन एम्बेसी में। तो इसी बीच इनकी मुलाकात फिर कुछ पाकिस्तानी मीडिया के जो लोग हैं उनसे होती है। इनका कांटेक्ट होता है पाकिस्तानी मीडिया के लोगों से। इसी बीच जो माधुरी गुप्ता थी, इनके ऊपर पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI की नज़र पड़ती है। अच्छा, माधुरी गुप्ता की कमी थी, और वो कमी ये थी कि काफ़ी पैसों की शौकीन थी, काफ़ी ऊँचे ख्वाब रखने वाली लड़की थी, और काफ़ी ऊँचे शौक़ थे, शौकीन थी पैसे खर्च करने की, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की, पहनने की, खाने पीने की, शान से जीने की, इनका शौक़ था। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI को पता थी।
तो उसके बाद पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी का एक जासूस इंडियन एम्बेसी पहुंचता है बतौर एक मीडिया कर्मी बनकर। इसके लिए बाकायदा उनके आई कार्ड बनाए जाते हैं, नकली फर्जी उनके कागजात बनाए जाते हैं, और पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI के एक जासूस को इंडियन एम्बेसी के अंदर एक मीडिया कर्मी या एक पत्रकार बनाकर भेजा जाता है, और वहाँ पर उनकी मुलाकात फिर माधुरी गुप्ता से होती है। उसके बाद रोज़ाना उनकी मुलाकात माधुरी गुप्ता से होने लगती है, और ये मुलाकात होते होते फिर वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं। फिर ऑफिस के बाहर भी मिलने लगते हैं। ऑफिस के बाहर जो इनका घर था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में माधुरी गुप्ता का, वहाँ पर ये लोग मिलने लगते हैं। जो शख्स था, जो ISI का जो एजेंट था जो इससे मिलता है माधुरी गुप्ता से, उसका नाम था, जो निक नेम था वो था राणा। उम्र करीब राणा की 55 साल थी और माधुरी की उस वक्त 53 साल थी। आज की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब माधुरी की उम्र हो गई 64 साल। निक नेम राणा, माधुरी से कंटिन्यू मुलाकात होती है। उसके बाद ये लोग बाहर भी मिलते हैं। उसके बाद इनके बीच में प्यार होता है, इश्क होता है, और फिर कहते हैं कि फिज़िकल इनका रिलेशनशिप भी होता है। उसके बाद राणा कुछ तस्वीरें माधुरी की उतार लेता है। उसके बाद जब काफ़ी लंबा रिश्ता हो जाता है तो फिर राणा फिर माधुरी को सच सच बताता है कि मुझे तुमसे एक काम है और मुझे तुम्हारे टॉप सीक्रेट्स, तुम्हारे अंदर की जानकारियाँ चाहिए। तो हालांकि माधुरी को शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। बाकायदा राणा उसको उसकी तस्वीरें दिखाता है कि अगर तुम मुझे टॉप सीक्रेट्स नहीं देती हो, भारत की जानकारियाँ नहीं देती हो, तो मैं तुम्हारी फ़ोटो पब्लिकली वायरल कर दूँगा। तो कुल मिला के माधुरी की अगर मैं कहूँ तो वो पूरी बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके बाद फिर जितने भी दस्तावेज़ थे भारत सरकार के, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, वो माधुरी गुप्ता फिर एक एक करके राणा को देने लगते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका काम होता है कि अदर कंट्रीज़ के अंदर अपने जो एजेंट्स होते हैं उनको डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा रो का एक काम और होता है कि जहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पर इंडिया का जो स्टाफ है उसके ऊपर भी रो अपनी नज़र रखती है कि कहीं कोई स्टाफ का आदमी दुश्मन देश के किसी एजेंसी से या दुश्मन देश के किसी भी शख्स से मिल तो ना गया हो। तो ये इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले सभी स्टाफ के ऊपर रो की नज़र होती है। तो रो को फिर धीरे धीरे खबर लगती है कि जो माधुरी गुप्ता है, इसकी मुलाकात जो है वो राणा से होती है, और काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, या काफ़ी बार साथ भी देखे गए। जब रो को ये बात पता चली तो रो ने कहा कि क्या किया जाए, क्योंकि रो को ये भी पता चला था कि काफ़ी सारे सीक्रेट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान को शेयर किए जा चुके थे। जब ये शिकायत रो को मिली कि काफ़ी सारे ऐसे दस्तावेज़ हैं जो सीक्रेट थे, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के पास पब्लिकली वो दस्तावेज़ है, तो इसके पीछे वजह क्या है, तो रो फिर कंफर्म करती है। रो को माधुरी गुप्ता के ऊपर डाउट हो गया था, लेकिन वो माधुरी गुप्ता को सीधे तौर पर ब्लेम नहीं कर सकती थी। तो उसके लिए एक प्लान बनाया। उसके लिए प्लान ये बनाया गया कि माधुरी गुप्ता को एक स्पेशल एक इन्फॉर्मेशन दी गई, एक जानकारी, एक खुफिया जानकारी दी गई, ताकि मतलब वो जानकारी भी कुछ इस तरीके की थी कि अगर माधुरी पाकिस्तान के उस ISI एजेंट को अगर बता देती है या पाकिस्तान सरकार को पता चल जाती है तो उससे कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन उसे ये पता चल जाएगा कि हमने ये जानकारी सिर्फ माधुरी गुप्ता को दी थी, टॉप सीक्रेट, और वो फिर पाकिस्तान के पास पहुंचा कैसे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माधुरी गुप्ता ने ही वो पहुंचाया है। तो ये कन्फर्म करने के लिए एक ख़ास तरह का एक सीक्रेट होता है, माधुरी गुप्ता को बताया जाता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद पता चलता है रो को, भारत सरकार को, कि वो जो टॉप सीक्रेट था जो सिर्फ माधुरी गुप्ता को बताया गया था, वो पाकिस्तान के जो हाई कमीशन के जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनको बात पता चल गई है। तब ये शक कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, हो ना हो इसके पीछे माधुरी गुप्ता का ही हाथ है। उसके बाद अब माधुरी गुप्ता को बुलाया कैसे जाए, तो क्योंकि माधुरी गुप्ता को अगर ये बात पता चल गई कि रो या भारत सरकार को उस पर शक है, रो को या भारत सरकार को पता चल गया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिली हुई है और भारत के जो सीक्रेट दस्तावेज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही है, तो फिर शायद वो पाकिस्तान से वापस से नहीं आएगी। तो उसको बुलाया कैसे जाए हिंदुस्तान। तो इसके लिए बाकायदा काफ़ी सोचने के बाद रो फिर अपना एक तरीका निकालती है। वो तरीका ये होता है कि माधुरी गुप्ता को ये कहा जाता है, हालांकि वो कुछ दिन पहले ही गई थी इस्लामाबाद में अपने काम पर, तो माधुरी गुप्ता को ये कहा जाता है, एक बहाना बनाया जाता है कि आपको सार्क मीटिंग है कुआलालंपुर में, क्योंकि आपकी उर्दू अच्छी है तो आपको एक बार आना पड़ेगा दिल्ली, और उस सार्क मीटिंग के लिए कुछ दस्तावेज़ हैं वो बनाना पड़ेगा, वो बनाने में मदद करनी पड़ेगी।
और वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद फिर आप वापस इंडियन एम्बेसी यानी इस्लामाबाद में आप चले जाना। तो ये एक बहाना बनाया जाता है माधुरी गुप्ता को बुलाने के लिए। उसके बाद फिर 24 अप्रैल का दिन 2010 की साल माधुरी गुप्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद से फिर दिल्ली पहुंचते हैं। IGI एयरपोर्ट पर उतरती हैं। IGI एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं बाकायदा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ। जैसे वो बाहर निकलती हैं तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उन्हें गिरफ्तार करती है, गाड़ी में बिठाती है और लॉधी रोड पर अपने दफ्तर लेकर जाती है। इस बीच वो बार बार कहती है कि मुझे क्यों उठाया गया, मैं इंडियन हाई कमीशन से हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करती हूँ, सेकंड सेक्रेटरी के पद पर काम करती हूँ, तमाम सारी चीज़ें वो बताती हैं। उसके बाद फिर उनकी पूछताछ होती है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में। जब दिल्ली पुलिस के आला अफसर इनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर उसके बाद माधुरी गुप्ता पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि उसकी मुलाकात पाकिस्तान में एक राणा नाम के एक मीडिया के एक आदमी से होती है जो कि फिर ISI का एजेंट था, और वह इस तरीके से उसको प्यार और शादी के चंगुल में फंसाकर उसकी तस्वीरें निकालता है और उन तस्वीरों के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करता है। इसके अलावा जो मेन जो बात बोली थी माधुरी गुप्ता ने वो ये कि असल में मुझे करके कोई पछतावा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को सबक सिखाना चाहती थी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके, क्योंकि सारी मेहनत हम लोग करते हैं और उसका सारा मुनाफा या सारा क्रेडिट अगर मैं बात करूं तो वो सीनियर्स ले जाते हैं, यानी मेहनत हमारी होती है और सारा फ़ायदा सीनियर्स को मिलता है। तो इसका भी मैंने एक बदला लिया है ये सब करके, देश के साथ गद्दारी करके। तो ये बाकायदा माधुरी गुप्ता ने कहा। तो फिर माधुरी गुप्ता से पूछा गया कि ऐसा चलो ठीक है, आप ये बताइए कि आप वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज या वो सीक्रेट जानकारियाँ आप राणा से शेयर कैसे करती थी। तो उन्होंने बताया कि वो अपने घर का उनका जो निजी कंप्यूटर था उसके थ्रू वो जीमेल करके राणा को वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी। तो कुल मिला के जो मेन बात उन्होंने बोली थी वो ये बोली थी कि मुझे अपने सीनियर्स से बदला लेना था, क्योंकि सारा काम हम करते हैं, क्रेडिट सीनियर्स को मिलता है। तो ये एक ख़ास वजह उन्होंने बताई कि इस वजह से मैंने अपने सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज, सारी जानकारियाँ मैंने फिर पाकिस्तानी एजेंसी ISI के एजेंट राणा को ये सब बताया, जीमेल के थ्रू बताया, मेरा जो पर्सनल कंप्यूटर था घर पर उसके थ्रू बताया, और ये सब करके मुझे कोई अफसोस नहीं है, यह उनका कहना था। तो अब आप लोग बताइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में रहकर भारत के ख़िलाफ़, या मैं माफ़ी चाहूँगा, भारत के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो हम उनको देशभक्त कहते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया माधुरी गुप्ता की कहानी, तो माधुरी गुप्ता जैसी लेडी को आप क्या कहेंगे? तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो गद्दार कहूँगा, और आप उनको क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उनको गद्दार कहना सही है या नहीं। तो हाँ या ना, जो भी आपका जवाब हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी सवाल हो, जो भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फिर इनको सज़ा होती है, और सज़ा करीब करीब इनको कहा जाता है कि इनको जुर्माना भी लगता है। उसके अलावा 3 साल की, कहते हैं कि इस जो इन्होंने जुर्म किया था इसकी मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होती है। तो कहते हैं कि फिर कोर्ट ने इनको 3 साल की सज़ा भी सुनाई है माधुरी गुप्ता को। तो फ़िलहाल तक यही अपडेट थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टेड कहानियाँ मैं सुनाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको भी अपनी तरफ से कोई कहानी सुननी है, किसी बात के बारे में जानना हो, किसी विषय के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके पूरी कहानी मैं आपको बता सकूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।